बच्चों, मैं मिर्ज़ा दिगार। आज हम लोग क्लास 7th में जियोग्राफी में चैप्टर 8 पढ़ेंगे। क्या नाम है चैप्टर 8 का? तो मानव पर्यावरण वन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं पढ़ना। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में आप लोग को उष्णकटिबंधीय प्रदेश के बारे में पढ़ना है और इसके साथ ही साथ पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलिए ये चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। रेणुका बहुत उत्सुक थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। रेणुका उत्सुक क्यों थी? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। क्यों? क्योंकि उसके जो चाचा थे वो 4 महीने के बाद आज घर में थे, यानी 4 महीने के बाद वो घर लौटे थे। वो कौन थे उसके चाचा? वो एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। तो जो वन्य जीवों के लिए वो उसके बारे में एक से एक फोटो खींचना और उस फोटो के माध्यम से लोगों को जानकारी देते थे। ठीक है, तो वन्य जीव एवं वनों में थे। ठीक है, रेणुका की रुचि जो थी वो वन्य जीव एवं वनों में थी। रेणुका बहुत एक्साइटेड थी पेड़ पौधों को देख करके और जीव जंतुओं के बारे में, मतलब जानकारी लेना रेणुका को बहुत अच्छा लगता था। बहुत छोटी सी उम्र में ही रेणुका जो थी वो वनस्पतियों से संबंधित और जीव जंतुओं से संबंधित जानकारी लेना चाहती थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया तो दूरस्थ भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। तो जब रेणुका के चाचा उसको प्राकृतिक दृश्य दिखाते थे, प्राकृतिक संबंधित पुस्तकों के बारे में उसको बताते थे, उसको परिचय कराते थे उसका, तो रेणुका को बहुत एक्साइटेड होती थी। वो सब बातें सुन करके, उन सब चीज़ों के बारे में देख करके वो बहुत खुश होती थी और उसको पढ़ना अच्छा लगता था। यानी जो वन्य जीव से संबंधित है वो चीज़ उसको पढ़ना अच्छा लगता था। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर तस्वीर बनी हुई है, देख रहे हैं ना आप लोग? बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि विश्व के विभिन्न भागों के निवासी, यानी एक ऐसा चित्र है जिसमें विश्व के अलग अलग देश के लोग हैं, अलग अलग भागों के लोग हैं। तो उनके पहनावे में बदलाव है, उनके रहन सहन में बदलाव है। तो यहाँ पर एक दृश्य दिखाया है कि विभिन्न भागों के निवासी हैं, विश्व में विभिन्न भागों के निवासी हैं। तो रेणुका, इस तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। उसमें कुछ विश्व रेगिस्तान से हैं, उसमें क्या है कि कुछ ऐसे हैं जो शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेश से भी हैं, कुछ गर्म स्थानों से भी हैं। ठीक है ना? और कुछ वर्षा वालों से भी हैं, यानी जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है उन प्रदेशों से, जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है उन प्रदेशों से, जहाँ पर बर्फीले प्रदेश हैं जो, ठीक है, वहाँ पर, और जहाँ पर शुष्क रेगिस्तान है। तो इस तरह से विभिन्न अलग अलग क्षेत्र से लोग उस तस्वीर में दिखाई देते हैं। वे मुझसे इतना अलग दिखते हैं। तो वो बोलती है कि रेणुका ने कहा कि वो मुझसे इतना अलग दिखते हैं, वे देखने में भले ही अलग हों लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं। जाहिर सी बात है, हम यहाँ रहें चाहे हम किसी भी प्रदेश में रहें, तो खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम लगभग एक जैसे करते हैं। ठीक है, पहनावे में बदलाव तो होता है लेकिन होता क्या है कि खाना हम भी खाते हैं, खाना दूसरे भी खाते हैं। तो इस तरह से
फर्क इतना होता है कि उस क्षेत्र में लोगों को क्या पसंद है, उसके आधार पर लोग अपने भोजन का चयन करते हैं, पहनावे का चयन करते हैं, लेकिन पहनते तो सभी है ना, खाना सभी खाते हैं। तो वही बता रहा है कि भोजन, कपड़ा और मकान जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं, श्रीकांत चाचा ने कहा। तो उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, है ना, तो कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं। जैसे हम लोग के साइड के जो भी बच्चे होते हैं वो भी आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो बच्चे हैं वो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे। उसी प्रकार जो अन्य देशों के लोग हैं, अन्य प्रदेशों के लोग हैं या अन्य क्षेत्रों के लोग हैं, वो लोग, उनके बच्चे भी ऐसे ही लड़ते झगड़ते होंगे, समझौता भी करते होंगे, फिर साथ साथ खेलते हैं, फिर नाचते हैं, गाते हैं। इस तरह के जो काम बच्चे करते हैं वो सभी प्रदेशों के बच्चे करते हैं, एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। साथ ही साथ घरेलू काम में, जो घर के काम होते हैं, उसमें अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। यानी कि जो बच्चों को प्रकृति से लगाव होता है, वो बच्चे क्या होते हैं, जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। यानी पेड़ पौधों की देखरेख करना, पानी डालना, उनको समय समय पर पानी देते रहना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना भी सीख जाते हैं। बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्या आप जानते हैं। तो क्या आप जानते में हैं, देखते हैं हम लोग क्या है कि जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच को क्या कहते हैं, हेड गियर, तो सुरक्षा कवच एवं घास के स्कर्ट पहने हुए स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। तो जब स्पेन के अन्वेषकों का क्या मतलब होता है, शोधकर्ताओं ने, ठीक है, इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, यानी सिर पर सुरक्षा कवच लगाए हुए और घास के स्कर्ट बनाकर पहने हुए कुछ आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। किन पर आक्रमण किया, शोधकर्ताओं पर, ठीक है, उन पर आक्रमण किया। और इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेज़न नामक महिला योद्धाओं के आक्रमण समूह की याद दिला दी। ठीक है, जब उन पर आक्रमण हुआ तो उस समय बहुत पहले जो रोमन साम्राज्य के अमेजोस नामक महिला योद्धाओं के आक्रमण समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यानी जब उन पर आक्रमण हुआ तो उनको महिला समूहों की याद आ गई, यानी महिला योद्धाओं की याद आ गई कि उस समय अमेज़न में क्या हुआ कि महिलाएं जो थीं वो योद्धा का काम करती थी, यानी आक्रमण करती थीं। तो जब वो आक्रमण करती थीं तो जब ये आदिवासियों ने आक्रमण किया शोधकर्ताओं पर तो उनको उन महिलाओं की याद आ गई। ठीक है, और इस प्रकार यहाँ का नाम अमेज़न पड़ा। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि ये जो अमेज़न बेसिन में जीवन कैसे कैसे वहाँ का जीवन है। तो देखिए, अमेज़न बेसिन के विषय में जानने से पहले मानचित्र में देखें, ध्यान दें। देखिए यहाँ पर आपका मानचित्र दिया हुआ है, आप अपने किताब में ध्यान से देखिएगा। ठीक है बच्चों, और उसके बाद देखिए कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 अंश उत्तर से 10 अंश दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। यानी भूमध्य प्रदेश क्या होता है, भूमध्य रेखा के ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच में जो स्थिति है, ठीक है, वहाँ पर भूमध्य रेखा गुजरती है जो 10 अंश उत्तर से है और 10 अंश दक्षिण के बीच से जो रेखाएं गुजरती हैं वो क्या कहलाती हैं, भूमध्य रेखीय कहलाती हैं। और वहाँ पर भूमध्य रेखीय
प्रदेश कहे जाते हैं, वहाँ पर भूमध्य रेखीय प्रदेश हैं। ठीक है, तो अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर के बहती है। किस प्रदेश से होकर बहती है अमेजन नदी? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश से। ध्यान दें कि ये पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि नदी का मुहाना किसे कहते हैं या मुहाना किसे कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे ना, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग किताब के अंदर भी ध्यान दीजिएगा और एक एक क्वेश्चन जब भी आप पढ़िए तो आप किताब के अंदर से स्वयं क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन बना करके पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी पढ़ाई। तो अमेजन नदी में तो आपको हमने बताया कि मुहाना क्या है, यानी जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है, यानी किसी और नदी से मिलती है, उसे नदी का मुहाना, मतलब जिस पॉइंट पर मिलती है, जुड़ती है वो, ठीक है, उसको हम मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। ये नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया और एक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती हैं। अब इधर देखिए बच्चों, ये मानचित्र दिया हुआ है कि क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनमें भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, तो आप पहले ये मानचित्र देखिए। हमने अभी आपको क्या बताया कि भूमध्य, अब मानचित्र में आप बताएंगे कि भूमध्य रेखा कहाँ पर है। तो हमने अभी आपको बताया था ना कि 0 अंश से 10 अंश उत्तर में और 10 अंश दक्षिण में जो बीच वाली रेखाएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। और यहीं पर भूमध्य प्रदेश होता है और इसी प्रदेश से होकर के ये अमेजन बेसिन यानी अमेजन नदी जो है वो गुजरती है। और इसके साथ ही साथ हमने बताया कि यहाँ पर क्या क्या है, ये देखिए, मतलब कि कुछ भाग ब्राज़ील के भागों में, पेरू के कुछ भाग हैं, जैसे है बोलीविया है, एक्वाडोर है, कोलंबिया है, आपको दिखाई दे रहा है ना चित्र में, ध्यान से देखिएगा, वेनेजुएला है, इन सब के छोटे भाग से अपवाहित होती है। तो ये आप चित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। ये मकर रेखा है और उसके ऊपर देखिए पेरू दिया हुआ है, एक्वाडोर दिया है, कोलंबिया दिया हुआ है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इधर इस साइड में आपका मकर रेखा की तरफ देखिए प्रशांत महासागर है और इस साइड में क्या है? अटलांटिक महासागर। तो इस तरह से अब हम पढ़ेंगे कि सहायक नदियाँ किसे कहते हैं। आपका ये शब्दावली में सहायक नदी का अर्थ क्या होता है, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वो उसका बेसिन कहलाता है। क्या कहलाता है? बेसिन या जल संग्रहण। अब उसके बाद जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। तो अमेजन बेसिन जो है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। याद रखिएगा बच्चों आप लोग, क्या है? अमेजन जो बेसिन है पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो इस तरह से हम लोग अमेजन बेसिन नदी के बारे में देखिए बच्चों, हमने अभी आपको बताया कि अमेजन बेसिन में जीवन, ठीक है, उसके बारे में बताया कि वो जो अमेजन बेसिन है वो कहाँ पर स्थित है? भूमध्य प्रदेश के पास। तो भूमध्य प्रदेश के पास वो स्थित है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वहाँ की जलवायु कैसी है। ठीक है, हम लोग उसके जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग उसकी जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है ना, अभी हमने बताया। तो पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। कैसी जलवायु रहती है? गर्म भी रहती है और नम भी रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय
लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र रहता है। आर्द्र का मतलब नमी से होता है, ठीक है, नमी नमी रहती है। और शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है, क्योंकि जब दिन में गर्म रहेगा तो पसीना होगा तो शरीर में चिपचिपाहट होगी, तो इस वजह से चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, और वो भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के, यानी कि कोई चेतावनी नहीं होती है और वर्षा हो जाती है, ठीक है। दिन का जो तापमान है वो उच्च एवं आर्द्रता आदि उच्च होती है, यानी कि कभी क्या होता है, गर्म भी हो जाता है और कभी नमी भी रहती है। तो अधिक गर्म भी हो सकता है और अधिक ठंडा भी मौसम हो जाता है। रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मौसम गर्म होता है, आप लोग महसूस भी करते होंगे कि जब मौसम गर्म रहता है तो रात के समय भी गर्मी का एहसास होता है। के बाद है वर्षा वन। तो यहाँ पर वर्षा कैसे होती है, और यहाँ पे वर्षा होने पर यहाँ के वन कैसे होते हैं, वृक्ष कैसे होते हैं, ये देखते हैं कि इस प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की जो भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। सघन वन का मतलब क्या हुआ, घने वन, ठीक है। और वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों और शाखाओं से छत सी बन जाती है, यानी पत्तियां और जो शाखाएं होती हैं वो दोनों एक दूसरे से मिल करके छतनुमा आकृति बना देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यानी सूर्य का प्रकाश जो है वो एकदम इनकी जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। और यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। जब प्रकाश जड़ तक नहीं पहुंच पाएगा तो नीचे के पेड़ पौधे छोटे रह जाएंगे ना, क्योंकि उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाएगा, इस वजह से छोटे रह जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर नमी बनी रहेगी। इस वजह से यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो, यानी जो कम ही धूप से बढ़ सकते हैं। ऐसे पौधे जिनको प्रकाश की आवश्यकता कम होती है। आवश्यकता तो सभी को होगी, सभी पेड़ पौधों को, क्योंकि प्रकाश बहुत ज़रूरी होता है सबके लिए। यानी कहने का मतलब ये है कि नमी में भी पेड़ पौधे उग सकते हैं। तो अब इसके बाद है कि परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलायड पैदा होते हैं, परजीवी पौधे के रूप में, ठीक है। कौन कौन से पौधे के नाम है, आर्किड और ब्रोमीलायड। ये इस प्रकार के पौधे जो होते हैं वो उगते हैं ज़्यादातर। ब्रोमीलायड क्या होता है, यहाँ देखिए ब्रोमीलाइड के बारे में भी दिया हुआ है कि एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो इस तरह से जो ब्रोमीलाइड है वो पौधा है और वो क्या करता है, अपने पत्तियों में कुछ जलों को संचित रखता है ताकि अगर उनको और जल ना मिले तो वो उसी जल से काम चला लेते हैं, यानी उनके अंदर नमी काफ़ी समय तक बनी रहती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। जो वर्षा वन होते हैं वो एक तरह से सजी हुई होते हैं। और जैसे टूकन है, टूकन क्या है, टूकन पक्षी है ना, और गुंजन पक्षी है, रंगीन है पक्षी वाले, ये सारे जो पक्षी होते हैं, और भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी को भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं। यानी यहाँ के जो पक्षी होते हैं वो उनकी चोंच लंबी होती है, और क्या होता है, रंगीन होते हैं, और ज़्यादातर गुंजन पक्षी होते हैं, ठीक है। इस तरह की इनकी चोंच लंबी होती है, भोजन की तलाश में ये आसानी से भोजन को ग्रहण कर लेते हैं चोंच के माध्यम से। तो भारत में पाए जाने वाले ये सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं।
यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय प्रदेश में। उसके बाद है कि प्राणियों में देखा जाए तो बंदर, स्लॉथ और चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्राणी। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। यानी जो सरकने वाले जीव होते हैं, सरक के चलने वाले होते हैं, जैसे केचुआ है, ठीक है, और सांप है, रेंगने वाले जो उसको कहते हैं, जो रेंगने वाले पौधे जीव होते हैं उसको क्या कहते हैं? सरीसृप, यानी सरक के चलने वाले, सरीसृप कहलाते हैं वो। तो इसके बाद है मगर और सांप, अजगर, ये सब जो हैं। एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं जिसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। अब देखिए, मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियां भी, विभिन्न प्रजातियां भी यहाँ पर अमेज़न नदी में पाई जाती है। तो इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब आप इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप शब्दावली पे भी ध्यान दीजिएगा। कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीवन पर वृत्त चित्र प्रसारित करते हैं। इन्हें देखें एवं अपनी जानकारी अपने सहपाठियों को बताएं। आप लोगों ने देखा है, एक चैनल चलता है डिस्कवरी चैनल, उसमें ज़्यादातर जानवरों के बारे में बताया जाता है। तो कभी मौका मिले तो आप लोग डिस्कवरी चैनल भी देखा कीजिए, उससे भी काफ़ी जानकारी मिलेगी आपको जानवरों से संबंधित। इसके बाद है वर्षावन के निवासी। अब वर्षावन के निवासी, यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यानी वो वृक्ष को काटते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं? खेती करते हैं। छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं और नदी में मछली पकड़ने, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। देखिए, पुरुष क्या करते हैं? मछली पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, और महिलाएं जो होती हैं वो फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते हैं। ये महिलाएं जो होती हैं वो खेती करती हैं और क्या क्या उगाती हैं? अनानास जैसे चीज फसल है, ठीक है, फल है, शकरकंद है या टेपियोका। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उगाती हैं, क्योंकि मछली या शिकार करना अनिश्चित होता है। ठीक है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इसका मुख्य आहार मेनियोक है, ठीक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यानी एक जो कृषि है वो इसको क्या है? कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति एक पद्धति है, तो उसको हम लोग कसावा भी कहते हैं। इसके बाद है ये आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है, ठीक है ना। तो मुख्य आहार मेनियोक है। मेनियोक एक आहार है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। मेनियोक एक आहार है, मतलब खाने वाली चीज़ें हैं जो आलू के जैसे होती हैं, जो उगाई जाती हैं। तो आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं, ठीक है। और कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। इसके बाद वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं, ठीक है। यानी वर्षा होने से जो बड़े बड़े वन होते हैं वो क्या होते हैं? लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, ठीक है। यानी इनका जो वो होता है, घर होता है, वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह उल्टा, मतलब जो छप्पर बना होता है, ठीक है। जबकि कुछ लोग जो होते हैं वो मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं।
तो अपार्टमेंट घरों में यानी बड़े घरों में रहते हैं, छत वाले घरों में, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। इसके बाद अमेज़न बेसिन के लोगों का जो जीवन होता है धीरे धीरे बदल रहा है पहले की अपेक्षा, ठीक है। और पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था, यानी नदी के माध्यम से ही लोग पहुंच पाते थे। 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। तो क्या है, पहले तो सिर्फ नदी के माध्यम से ही लोग जाते थे, लेकिन 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया, यानी वहां तक जाया जा सकता है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की जो मूल आबादी को क्या कहते हैं, उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। यानी देखिए, ये जब वहां जाना आसान हो गया उस जगह पर, तो अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए जाहिर सी बात है कि लोग कई तरह के साधनों का प्रयोग करते हैं। तो हवाई जहाज़ों या हेलीकॉप्टर के माध्यम से हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ के जो मूल निवासी हैं, ठीक है, मूल आबादी जो है वहाँ की, उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, ठीक है। यानी कि जब रास्ता बन गया तो जो मूल निवासी है वो बाहर भी निकलने लगे, वहाँ से उनको बाहर भी बसना पड़ा और अपने तरीके से वो खेती करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। फिर विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षा वन का जो बड़ा भाग है वो लुप्त होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग वन को काटते जा रहे हैं, है ना, वृक्षों को काटते जा रहे हैं और वहाँ पर खेती कर रहे हैं या फिर अपना रहने के लिए मकान बना रहे हैं। तो इस तरह से जो वर्षा वन हैं, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, वो सब क्या हो रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। वर्षा के कारण मिट्टी की जो ऊपरी परत बह जाती है और सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। तो आप लोग ये देखिए, चित्र के माध्यम से भी आपको बताया है कि किस तरह से पहले वर्षा वन घना घना था, लेकिन धीरे धीरे क्या, इधर देखिए, यहाँ पहले घना था ना चित्र, इधर पहले देखिएगा तो लास्ट वाले में देखिए खूब घना है वृक्ष, उसके आगे देखिए कुछ कम हो गया, उसके आगे देखिए और कम हो गया। तो इस तरह से जो है वन कटता जा रहा है और क्या हो रहा है कि आबादी बढ़ती जा रही है, लोग अपना मकान वनों को काट कर बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह से वन जो भूमि है वहाँ की सघन भूमि जो है वो बंजर भूमि में बदलती जा रही है। ठीक है बच्चों, हमारी आगे की टॉपिक है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। अभी हम लोगों ने अमेज़न नदी में जीवन देखा, ठीक है ना, वहाँ का जीवन कैसा था। अब हम देखते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन कैसा है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। कौन निर्माण करता है? यानी गंगा ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, वो मिलकर के उप महाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यानी बेसिन का मतलब क्या हुआ? बेसिन का मतलब संग्रहण से है ना, यानी कि जलाशय, बहुत बड़ा जलाशय हो जाता है। तो इसके बाद ये बेसिन उपोष्ण में 10 अंश, उत्तर से 30 अंश और अक्षांश के मध्य स्थित होती है। घाघरा है, सोन नदी है, घाघरा नदी है, चंबल है, गंडक है, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा की सहायक नदियों के नाम बताइए। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान दीजिएगा, गंगा की सहायक नदियां क्या हैं? घाघरा है, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ठीक है, नदियां। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। तो इस तरह से एटलस की सहायता से
ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढें। मैंने आपको गंगा के बारे में बताया सहायक नदियां, अब आप ब्रह्मपुत्र के बारे में ढूंढिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी ये चित्र में देखिए दिखाया हुआ है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन दिया हुआ है और ये मानचित्र दिया हुआ है। मानचित्र में साफ दर्शाया है। पाकिस्तान किधर है आपको पता है, नेपाल दिखाई दे रहा है। गंगा नदी देखिए नीले रंग से लिखा हुआ है, वो बह रही है। ठीक है, गंगा नदी बह रही है और ब्रह्मपुत्र नदी इस साइड है, बांग्लादेश के साइड में। ठीक है ना, यानी अब ये क्या है, ये कर्क रेखा के ऊपर गया है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। नीचे क्या है, बंगाल की खाड़ी और इस साइड में है अरब सागर और इधर क्या है, म्यांमार। तो इस तरह से आप लोग चित्र के माध्यम से मानचित्र देख करके भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना बच्चों। इसके बाद है आओ कुछ करके सीखें। देखिए बच्चों, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो अब वो विभिन्न नाम कौन कौन से हैं इसका आपको पता लगाना है। ठीक है, और पता लगा करके आप हमसे मिलिएगा तो हमको बताइएगा ये। ठीक है, तो आप अपने कॉपी पे लिखेंगे भी कि ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है, वो नाम कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, ये आपके होमवर्क के लिए है। और इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए थोड़ा सा शब्दावली पर हम लोग अगर ध्यान दें तो शब्दावली भी आप लोग याद करते चलिएगा, क्योंकि ये भी जो है वो एक एक नंबर में आता है। तो शब्दावली भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद कर जाइएगा। जल संख्या घनत्व का अर्थ क्या है, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं उनकी संख्या क्या है। जैसे उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है 189, यानी 189, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 और बिहार का 1102। तो ये क्या है, जनसंख्या घनत्व है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। किस बेसिन की हम बात कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्र की बात हो रही है ना। तो ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कैसी हैं, चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है, जहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। ठीक है, वहाँ की जो जलवायु कैसी है, मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। मध्य जून का मतलब क्या हुआ, 15 जून से मध्य सितंबर 15 सितंबर के बीच वर्षा होती है। और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। ठीक है, भारत का मानचित्र देखिए और उन राज्यों के नाम बताइए जहां गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। ठीक है, ये काम आप करिएगा। फिर बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। अनेक अनेक जगहों पर अनेक अनेक स्थानों पर अलग अलग आकृति होती है धरातल की। ठीक है, यानी हमारी पृथ्वी पर कहीं गड्ढा होता है तो कहीं उबड़ खाबड़ होता है ना, कहीं ऊंचा नीचा होता है, ऐसा होता है ना। तो अन्य विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या की वितरण में पर्यावरण की मुख्य भूमिका होती है। जो जनसंख्या का वितरण होता है, जनसंख्या जैसे जैसे फैलती है तो पर्यावरण की भी मुख्य भूमिका होती है। पर्यावरण बहुत ही आवश्यक होता है ना, मानव जीवन के लिए और पेड़ पौधों के लिए भी आवश्यक है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है। ठीक है, और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है।
क्यों? अब ये क्वेश्चन आ सकता है, देखिएगा क्या कारण है कि बेसिन क्षेत्र में, ठीक है, वहाँ वहाँ की क्या है कि वहाँ पर जो जनसंख्या है वो कम है, जबकि जबकि जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। कहाँ? समतल क्षेत्रों में, यानी उपजाऊ क्षेत्र में, जहाँ पर मैदानी क्षेत्र हैं जो, उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रहना आसान होता है और हर चीज़ की सुविधा भी मिल जाती है, व्यवसाय भी हो जाता है अच्छे से, ठीक है, इसलिए वहाँ पर रहना आसान होता है और इसलिए वहाँ की जनसंख्या अधिक होती है। यहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ होती है। कहाँ की? मैदानी क्षेत्रों की मिट्टी उपजाऊ होती है, इसलिए उनको खेती करने में आसानी होती है और वो खेती करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, ठीक है, क्योंकि समतल भूमि पर कृषि करना बहुत आसान होता है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। तो जहाँ जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ पर धान ज़्यादा उगाए जाते हैं। फिर है, यहाँ उगाई जाने वाली मुख्य फसलें और क्या क्या हैं धान के अलावा? गेहूँ है, मक्का है, ज्वार, चना, बाजरा, गन्ना, जूट, ये सब क्या है? बहुत ही ज़्यादा फसलें उगाई जाती हैं। नगदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। अब पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान हैं। आपसे पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ पर चाय के बागान है या चाय का उत्पादन कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल और असम में। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है, यानी रेशम का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। आपको वेदिका के बारे में हमने पढ़ाया था? नहीं, आप लोग आगे पढ़ेंगे वेदिका फार्म के बारे में। उसमें क्या होता है कि ढलान में खेती होती है, ठीक है, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में जो खेती होती है थोड़ी सी ढलान में होती है, तो वहाँ पर एक लाइन में खेती की जाती है, पेड़ लगाए जाते हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार क्या होता है? वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है, यानी पेड़ पौधों में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? क्यों? उनकी आकृति के आधार पर, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान है, साखू है, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्वतीय क्षेत्र भी पाए जाते हैं। सॉरी, पर्वतीय कह रही हूँ, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय गर्मी में जो पेड़ पौधे होते हैं और वो एक समय में झड़ जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांध के घने झुरमुट पाए जाते हैं। तो इस तरह से भी पेड़ पौधे होते हैं जो एक झुरमुट का आकार ले लेते हैं। डेल्टा क्षेत्र फिर है मैंग्रोव और वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में होता है, यानी चीड़, देवदार, ये सारे जो पेड़ होते हैं वो कहाँ होते हैं? ठंडे प्रदेश में, यानी अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु में। और कैसे ही इनका होता है? तीव्र ढलान में होते हैं, ठीक है, तिरछे होते हैं थोड़े से ढलान में। और इनका आकार कैसा होता है? वो शंकु के आकार का होता है। बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं और इसमें हाथी, बाघ, हिरन, बंदर, ये सारे सामान्य रूप से पाए जाते हैं। और एक सींग वाला गैंडा, ये ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर और मगर यानी मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं डेल्टा क्षेत्रों में, ठीक है। मैदानी क्षेत्रों में गैंडा पाया जाता है,
एक सींग वाला, ठीक है। और इसके बाद नदी के साफ जल झील, यानी नदी का साफ पानी, जल झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, रोहू क्या है? रोहू मछली है। कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। ये सब क्या है? कतला मछली और हिल्सा मछली, आप लोगों ने नाम सुना होगा। मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। क्या है? मछली और चावल। अब इसके बाद देखिए, अभी हमने आपको बताया कि वेदिका के बारे में, आप लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ ये जान लीजिए कि वेदिका होता क्या है। वेदिका फॉर्म क्या होता है कि वेदिकाओं का निर्माण जो होता है वो खड़ी ढलानों पर, समतल सतह पर सतह बनाकर और कृषि करने के लिए होता है। यानी ढलान जो होती है ना, जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो ढलान होती है, उस ढलान को काट करके वो थोड़ा समतल किया जाता है और समतल करने के बाद तब वहां पर खेती की जाती है, ताकि ढलान हो, जब ढलान होगा तो पानी सीधे बह के नीचे चला आएगा, तो पर्याप्त मात्रा में पौधों को पानी नहीं मिल पाएगा। इस वजह से ढलान को क्या किया जाता है? हटाया जाता है, थोड़ा काट करके उसको हटाया जाता है, ताकि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो सके। ठीक है बच्चों, ये देखिए वेदिका फॉर्म का आप लोग चित्र भी देख सकते हैं अपनी किताब में, ध्यान से देखिए। और ये है एक सींग वाला गेंडा और मगर के बारे में तो आप जानते ही हैं। इसके बाद है झील जीविका का साधन, एक झील जीविका है, ठीक है। ये देखिए कितना बड़ा झील है ये। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या आप जानते हैं कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सूसू कहा जाता है, ठीक है। डॉल्फिन का नाम है ये। और सूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, ठीक है ना, कि जल जो है वो शुद्ध है या नहीं। और रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इस प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो झील है इसमें क्या है। तो विनोद एक मछुआरा है। एक छोटी सी कहानी है। देखा जाता है कि एक विनोद नाम का लड़का है, वो एक मछुआरा है जो बिहार के पतवाली मौन गांव में रहता है। किस गांव में रहता है? मौन गांव में रहता है। आज वो एक प्रसन्न व्यक्ति है। क्यों? सिर्फ एक मछली का व्यापार करके, ठीक है बच्चों। तो मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने सारी मछुआरों यानी जो मछली पकड़ता है, उसको मछुआरा कहते हैं ना। तो सारे मछुआरों को, रविंद्र है, किशोर है, राजीव है, ये सारे मछुआरों को अन्य के साथ, मतलब सभी के साथ मौन या चाप झील को साफ किया, ठीक है, उसकी सफाई करवाई। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार, यानी जो भी वेलिनेरिया है या हाइड्रीला पानी में होता है ना, तो ये मछलियों का भोजन बनते हैं। ये सारे पेड़ पौधे जो पानी के अंदर होते हैं वो जीव बन जाते हैं। तो एक तरह से क्या होता है कि मछलियों का भोजन होते हैं। तो झील के आसपास की भूमि जो होती है वो उपजाऊ है। तो इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है और खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत ही संतुष्ट हैं और नदी में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं, जिसे पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। तो एक तरह से इनका क्या हुआ? ये एक व्यवसाय हो गया। यानी इनके झील में इतनी ज़्यादा मछलियाँ आती हैं कि ये खाते भी हैं, पकड़ते हैं और इसको बेचते भी हैं, अन्य शहरों में
ले जाकर के बेचते भी हैं। ये समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है, यानी एक दूसरे के साथ मेलजोल भाव से रहता है और एक समानता बना करके ये समुदाय रहता है। यानी मछलियों का व्यापार करना, आदान प्रदान करना एक शहर से दूसरे शहर में। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। इसके बाद ये तो हो गया प्रदूषित झील के बारे में। इसके बाद हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर भी होते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कौन कौन से शहर होते हैं, आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है। ठीक है, तो या गंगा के तट का शहर कौन कौन सा है, गंगा के किनारे कौन कौन से शहर ऐसे हैं जो बसे हुए हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता। तो जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। इन शहरों या यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है और जिससे नदी प्रदूषित होती है। गंगा का जल लोग कहते हैं पवित्र है, लेकिन बहती हुई नदी है इसलिए पवित्र होती है, लेकिन उसमें सारा प्रदूषण फैलता है, सारा प्रदूषण उसी में जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं, यानी बेसिन में यातायात के लिए क्या है, 4 मार्ग बनाए गए हैं, विकास किए गए हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग, जल मार्ग, रेल मार्ग, है ना, यानी मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग से, रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है, यानी बंदरगाह है। ठीक है, और मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी हैं, यानी हवाई अड्डे का भी यहाँ पर बंदरगाह है, यानी पत्तन है। इसके बाद देखते हैं कि पर्यटन के लिए देखिए एक बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे ताजमहल है, तो लोग पर्यटन के लिए आते हैं, है ना, यातायात के लिए आते हैं, मतलब कि घूमने के पर्पज से आते हैं और आनंदित होते हैं। इसके बाद इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी का संगम है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा है, असम का काजीरंगा है और मानस वन्य प्राणी अभ्यावन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। तो ये सारे जो स्थल हैं ये रमणीय हैं और घूमने लायक हैं स्थल। तो इस तरह से लोग वहाँ जाते हैं और यात्रा करते हैं और आनंद लेते हैं, अपने टूर का भरपूर आनंद लेते हैं। ज़्यादातर जो टूर जाता है वो इन्हीं सब स्थानों पर जाता है ताकि बच्चों को इससे नॉलेज भी बढ़े और वो आनंदित हो सके। ठीक है बच्चों, ये आपका अभ्यास प्रश्न है, आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। तो मैं वीडियो में ही आप लोगों को अभ्यास प्रश्न करा दे रही हूँ ताकि आप लोग वीडियो देख करके और अच्छे से अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकें। पीडीएफ का इंतज़ार कोई नहीं करेगा क्योंकि मैं पीडीएफ नहीं दूंगी, ये पीडीएफ ही है आपका जो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो बच्चों आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा और अंत तक वीडियो देखिएगा, तभी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि जो प्रश्न उत्तर है वो मैं लास्ट में करा रही हूँ और वो ज़रूरी भी है। जो पहले पढ़ना ज़रूरी होता है, पढ़ेंगे समझेंगे उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अभ्यास प्रश्न करना हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि उस महाद्वीप के नाम बताएं जो अमेज़न बेसिन में स्थित है। तो दक्षिण अमेरिका। इसके बाद है अमेज़न बेसिन के लोग कौन कौन सी फसल उगाते हैं। यहाँ लिखा है उपजाते हैं, वो आप सही कर लीजिएगा। उगाते हैं, कौन कौन सी फसल उगाते हैं, तो खाद्य फसलें, नकदी फसलें। ठीक है,
खाद्य फसलें में क्या है, टेपियोका है, अनानास है, शकरकंद है। नकदी फसलें हैं, उसमें क्या है, मक्का, कोको, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद है अमेज़न के वर्षा वन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? तो टूकन पक्षी है। इसके साथ मैंने पक्षी के बारे में भी आपको बताया कि कौन कौन से पक्षी वर्षा वन में पाए जाते हैं। टूकन के साथ साथ और कौन से पक्षी हैं? गुंजन पक्षी है, रंगीन पंखों वाले पक्षी और बड़ी चोंच वाले पक्षी। ठीक है। गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित है? तो इलाहाबाद है। ठीक है, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, ये सारे हैं। तो कम से कम आप 2 लिखिएगा। फिर इसके बाद है एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो एक सींग वाले गैंडे मैंने आपको बताया है कहाँ पाए जाते हैं, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। इसके बाद है सही और गलत का निशान लगाना है, चिन्हित करना है। तो टूकन क्या है, पक्षी है। मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? मैंने आपको बताया कि कहाँ का है, अमेज़न बेसिन का। ठीक। इसके बाद है कि कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोलकाता कहाँ स्थित है, हुगली नदी के ना। देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं? यानी देवदार का जो पेड़ होता है वो किस आकार का होता है? तो शंकुधारी वृक्ष होते हैं, उसका आकार शंकु के आकार का होता है। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? डेल्टा क्षेत्रों में। ठीक है बच्चों। उसके बाद ये है सही जोड़े बनाइए, तो आप सही जोड़े बनाइएगा। ठीक है। और साथ ही साथ कारण बताइए में देखिए क्या है, वर्षा वन लुप्त हो रहे हैं, क्यों? वर्षा वन क्यों लुप्त हो रहे हैं? वर्षा वन का मतलब क्या हुआ, जो वर्षा में वन जो उगते थे ज़्यादातर, वो लुप्त क्यों हो रहे हैं? मैंने आपको बताया ना कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण लोग वृक्षों को काट रहे हैं और काट कर मकान बना रहे हैं। ठीक है, विकास की गतिविधियों हेतु। तो इस तरह से लोगों का विकास हो रहा है, वो अपनी ज़रूरतों के लिए क्या कर रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं और वहाँ पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपना मकान बना रहे हैं। इसी कारण से वर्षावन जो है वो लुप्त हो रहे हैं। तो एक लाइन में आप कह सकते हैं वर्षावन लुप्त क्यों हो रहे हैं? तो वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण। ठीक है, वर्षावन लुप्त हो रहे हैं। फिर एक गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि होती है, क्या कारण है? क्या कारण है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि होती है? तो आपको बता दें कि पर्याप्त जल के कारण। ठीक है, और मतलब पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, वहाँ जल अधिक होता है, और नदियों का घना होना। ठीक है, यानी कि मेन आप बताइए गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जो पर्याप्त जल की मात्रा होती है, इस वजह से वहाँ क्या है, धान की खेती होती है पर्याप्त जल के कारण। इसके बाद मानचित्र कौशल, बस इतना ही था आपका कारण बताइए तक। तो आप लोग बच्चों अच्छे से पढ़ाई करिएगा, नोट्स तैयार करिएगा। ठीक है, और जो समझ में ना आए वो आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।